नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देकर प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे आजीविका के अवसर। सांसद तापुर गांव ने लद्दाख में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले की निंदा करते हुए लोगों से चीन के उत्पादों के बहिष्कार की अपील। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन महंतो पांगिंग ने कहा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और चीन पर निर्भरता कम करना होगा बेहतर विकल्प। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 600 मेगावाट की कामिंग जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई से बिजली उत्पादन शुरू। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, इस परियोजना से राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के कगाडिया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव में लौटे लोगों के साथ बातचीत भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देकर प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान गांव में बसने वाले कामगार भाई बहनों और युवाओं के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह का कर्ज न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान करने का काम शुरू कर दिया गया है और ये काम उनके गांव में ही किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने कौशल के हिसाब से रोजगार मिल सके। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल है। यह अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया जाएगा। योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का संसाधन इकट्ठा किया गया है। किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई गुस्सा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन लोगों को भी सबक सिखाया जिन्होंने हमारी मातृभूमि की तरफ देखने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि सेना को आवश्यक कदम उठाने की पूरी आज़ादी दी गई है। उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन संप्रभुता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी है। राष्ट्र और इसके नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार या आतंकवाद से निपटने की बात हो, सरकार हमेशा बाहरी दबाव के खिलाफ रही है। न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। अरुणाचल ईस्ट से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता तापिर गाव ने लद्दाख में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि चीन इस क्षेत्र में अपने विस्तारवादी मंसूबों के कारण ऐसा कर रहा है। श्री गाव ने कहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को जहां कूटनीतिक युद्ध जीतना पड़ेगा, वहीं चीन के खिलाफ हमें आर्थिक युद्ध भी चलाना पड़ेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि हमारी सेना हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में रुकने वाला चाइनीज पीएलए नहीं है। चाइना का एक बहुत हिडन एक पॉलिसी है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी। वार जो है सॉल्यूशन नहीं है। पहले हमारा डिप्लोमेटिकल वार हमको जीतना पड़ेगा हिंदुस्तान को, और हमको इकोनॉमिकल वार भी चलाना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल आज हिंदुस्तान, हमारा मोदी सरकार ने रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हिंदुस्तान को, मोदी साहब ने कहा है कि आत्मनिर्भर, इस आत्मनिर्भर को जगाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पहले अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास जगा के आत्मनिर्भर हमको करना पड़ेगा। देशवासियों को मैं कहूँगा, अरुणाचल क्षेत्र में अगर कुछ बात आता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द यूज नहीं करना चाहिए। हमको कहना चाहिए हम मैकमोहन लाइन से क्लेम करेंगे एंड हमारा बाउंड्री मैकमोहन लाइन है।
भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन महंतो पांगेंग ने चीन की विस्तारवादी नीति के तहत भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बेवजह पैदा किए जा रहे तनाव के जवाब में लोगों से चीन के उत्पादों के उपयोग में कमी लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ युद्ध अंतिम विकल्प है। श्री पांगेंग ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कि हम इधर अरुणाचल में बैठे हुए, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ कम करें और धीरे धीरे हो सके तो बिल्कुल ही बंद कर दें। क्यों? अगर वो हमारे सैनिक को ऐसे मार रहे हैं तो क्यों हम उनका प्रोडक्ट को खरीदें? भारतीय नागरिक का जिम्मेदारी है कि आज के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट को धीरे धीरे से कम करें और हो सके तो बंद कर दे खरीदना। इनडायरेक्टली हम लोग उन पे इस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं। अगर युद्ध हुआ तो दोनों को बहुत नुकसान होगा, आपको तो ये पता है। तो ये दूसरे तरीके से हमें करना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट हम यूज़ ना करें ताकि हमारा पैसा उनके पास ना जाए। तो ये मूवमेंट सोनम वांगचुक के कॉल के बाद कई सारे शहरों में, कई सारे इलाकों में ये फैल गया है और हम भी चाहते हैं चाहे तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको अपना लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि धीरे धीरे से चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम करे और हो सके तो बंद कर दे। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड निप्को की 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। बुधवार को शुरू हुई 150 मेगावाट क्षमता वाली इस इकाई से अरुणाचल प्रदेश को 20.75 मेगावाट बिजली मिलेगी, जिसमें से नियमानुसार 12% बिजली राज्य को निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी, जबकि शेष लगभग 2% बिजली राज्य को उसकी हिस्सेदारी के रूप में मिलेगी। इस जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई के शुरू होने की जानकारी देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री चाउना मेन ने कहा कि 150 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई में भी 1 सप्ताह के भीतर बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही बाकी बची 2 और इकाइयों से बिजली उत्पादन होने लगेगा, जिससे राज्य को उसके शेयर के रूप में 83 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने आशा प्रकट की कि कामेंग जल विद्युत परियोजना से न सिर्फ राज्य को राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 54% से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से अब तक करीब 2,13,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,120 लोग ठीक हुए हैं। इस समय लगभग 1,68,000 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14,516 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में कोविड से अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 3,95,000 हो गई है। एक दिन में 375 रोगियों की मौत होने के साथ देश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 12,948 हो गया है। कोरोना से होने वाले मृत्यु दर 3.27% हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड के 32 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 135 हो गई है, जिसमें से 121 सक्रिय मामले हैं और 14 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल आए नए मामलों में से राजधानी ईटानगर से 13, चांगलांग से 8, वेस्ट कामेंग और लोहित जिले से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जितना है ये हम लोग का खुशी का बात है। जितना भी हम लोग जो पकड़े हैं, डिटेक्ट किया गया है, वो सब एक्सेप्ट पासीघाट का 2 को छोड़ के बाकी सब अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से हम लोग पकड़ गए हैं। और पासीघाट में जितना भी जो ये दोनों जो पॉजिटिव जो डिटेक्ट किया है, उसका भी हम लोग जो जितना भी उसका जो कितना आदमी से ये किया है ट्रेसिंग हम लोग कर चुका है, उनका भी टेस्ट करके निगेटिव हो चुका है, निगेटिव हुआ है। तो इसलिए हम लोग अभी इतना पैनिक होने का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अभी जितना भी
अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में गत 18 जून को सुबह 3 बजे एक व्यापारी के आवास से 42 लाख रुपए की लूट के मामले में राज्य पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 21,16,290 रुपए बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक तारू गुसार की निगरानी में विशेष जांच दल ने विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दुम्पोरिजो और दापोरिजो से कल इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 10 बजे करीब हमें कंप्लेन मिला, हमारा ऑफिस में आया कि एक मारवाड़ी नाम है मणि भूषण कुमार, जो उन्होंने कंप्लेन में ये बताया गया कि परसों 18 का रात का 3 बजे करीब कुछ अनआइडेंटिफाई लोग ने उनका रूम में घुस के उनके अलमारी से 22 लाख कैश और एक मोबाइल हैंडसेट लेकर फरार हो गया, गायब हो गया। तो वो कंप्लेन आया, तो हमने अकॉर्डिंगली उस कंप्लेन को मिलने के बाद हमारे यहाँ जो एक हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, हमको एक ब्रेक थ्रू मिला दुम्पोरिजो से। एक पोई इके जो फर्स्ट जो एक्यूज है, जिसको हम लोग ने दुम्पोरिजो पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन से हम लोग ने उनको उठाया, और उसका बाद रात को करीब 2 बजे करीब हमने फिर दूसरा जो एक्यूज़ जो तांगा जो गोंगो है, तांगा गोंगो, उनको हमने दापोरिजो से हमने उनको उठाया और उनका पोजीशन से भी हमको करीब। कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी मददगार बनकर सामने आई है। मरीजों की इलाज में जहां एक और बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल होता है, वहीं रोबोट सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में अस्पताल के साथ साथ रेस्टोरेंट में भी मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में रोबोट ग्राहकों को वेलकम ड्रिंक पेश कर रहे हैं, वहीं बीमार मरीज के पास पहुंचकर संपर्क करा सकते हैं। कोविड-19 के दौर में बहुत सी जगहों पर लोगों ने सीमित सुविधाओं में मदद के कई नए तरीके खोज निकाले हैं। I have developed a couple of robots, and for last 1.5 years these particular robots are functioning very well in a restaurant called Uruka, Silpukuri, Guwahati, Assam. They have been used to welcome our guests in our restaurant, to serve welcome drink to our restaurants in our restaurant, and do a। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।